हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रॉन। देखिए, आज इस टॉपिक के अंदर अपन जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी अनिश्चितता सिद्धांत है उसमें इलेक्ट्रॉन पर वो किस तरह से लागू होता है उसके बारे में अपन आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और थोड़ा बहुत अपन यहाँ पर देखें तो हाइजेनबर्ग जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जनरली किन पर लागू होता है, जो छोटे कण होते हैं। जनरली छोटे कणों में अपन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उससे रिलेटेड यहाँ पर ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे। और आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं जनरली वो किससे रिलेटेड करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए अपन ने कहें कि भाई इसके लिए जो हाइजेनबर्ग हैं इसने अपने सिद्धांत के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड व्याख्याएं की है कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आपके हो सकती हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनको आपके स्पष्ट करने के लिए इसने कुछ बिंदु लिखे हैं और उन बिंदुओं के आधार पर अपन क्या करेंगे कि इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करें कि इलेक्ट्रॉन को इसने, मान लो इसको क्या माना है, कण है और वो कैसा है, हल्का कण है। और इसके लिए इसका मास अपन बात करें 9.1 × 10 की घात -34 आपका 10 की घात -31, ये आपका इस तरह से होता है। ठीक है, ये किसके लिए लिया है, हल्के कण, खासकर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अपन यही चीज़ है किसी 1 ग्राम वस्तु के लिए अगर अपन यही चीज़ देखें तो क्या बताया गया है, इन दोनों में जो अनिश्चितताएं पाई जाती हैं इन दोनों की अनिश्चितताओं को क्या करते हैं, अपन तुलना करते हैं। कि जैसे यहाँ पर मैंने अभी इलेक्ट्रॉन के लिए लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी 1 ग्राम वस्तु के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों में क्या कर रहा हूँ, मैं आपका कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती है। इन दोनों के अंदर जो स्थिति है उसके लिए बात करें तो दोनों में जो स्थिति की अनिश्चितता है, इन दोनों के लिए आपकी क्या है, जो स्थिति अनिश्चितता है वो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कैसी है, समान है। ठीक है, जैसे मैं इसको अपन कह सकते हैं, माना ये डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 10 की घात -12 मीटर। क्या कह दिया इसको कि ये इस रूप में आपकी क्या होंगी, व्यवस्थित होंगी। अब देखिए, अपने ने स्थिति है उसको क्या कर दिया, यहाँ पर समान कर दिया कि भी स्थिति की अनिश्चितता कैसी है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी और किसी वस्तु के लिए भी कैसी है, एक जैसी है। और आपने को खास ये ध्यान रखना है, इसके आधार पर इन दोनों के अंदर इसका जो वेग है उसके आधार पर अलग अलग डिफरेंस यहाँ पर लिखेंगे। अब बताएं अपन कि अपन पहले से जानते हैं कि डेल्टा V डॉट डेल्टा H/4π, ये इक्वेशन अपन पहले से जानते हैं, किससे, इस प्रिंसिपल से। अब क्या करेंगे कि अपन ने इसको, सॉरी इसमें m और इक्वल है आपके इसमें जुड़ा हुआ, क्योंकि अपन ने ये डेल्टा P तो था, तो डेल्टा V और डेल्टा P का वैल्यू था। तो अब देखिए यहाँ पर, अब सबसे पहले अपन यही चीज़ किसी के लिए ज्ञात कर लें, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए ज्ञात करें, तो अब देखिए इसको किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास
ये तो है, लेकिन क्या नहीं है आपके पास, वेग। तो अपन यहाँ पर वेग की अनिश्चितता है वो वहाँ पर पता करेंगे कि भाई किस तरह से समान है, अलग अलग हैं, किस तरह से होंगे, उसका अपन एक्सप्लेनेशन करने वाले। तो देखिए ये आपका जो प्लांक कांस्टेंट है h, अपन इसकी वैल्यू लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 6.6 10 की घात -34 जो है वो अपन इसकी वैल्यू लिख देंगे। 6.63 × 10 की घात -34। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपन इसकी वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने लिख दी 10 की घात -34। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका 4 पाई वैसे के वैसा लिख दिया। अब यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन के लिए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना लिया है, 9.1 × 10 की घात -31 किलोग्राम ये लिया है। अब यहाँ पर साथ में अपन क्या देख रहे हैं कि अपन ने ये जो डेल्टा x है इसका वैल्यू भी तो अपन इसको इसमें मल्टीप्लाई करके तो इधर आते हैं तो ये नीचे आ जाता है। तो अब इसकी वैल्यू भी लिख दें, तो इंटू 10 की घात -12। अब देखिए इसको ओवरऑल अपन क्या करते हैं, अगर इसको हल करते हैं। ठीक है, एक तो तरीका आप इसमें काट पीट के वैसे करें, एक आपका लगभग मैं इस वीडियो के अंदर आपको सीधा एक वैल्यू लिख के दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 58,000। अब देखिए जो है अपन इसको किस में चेंज किया था अपन ने, किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसका डेल्टा V है, मतलब उसका वेग है कि वेग की अनिश्चितता आपकी यहाँ तक आती है कि भाई 58,000 की किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आपके लिए आती है। अब देखिए यहाँ पर अपन यही वैल्यू किसी वस्तु के लिए ज्ञात करें। एक वस्तु के लिए अब यहाँ पर सीधा वैल्यू रख दें। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने किसका वैल्यू लिखे, 6.63 × 10 की घात -34। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपका 4 पाई का वैल्यू लिख दिया। इसके अलावा बात करें तो ये जो आपका डेल्टा x था 10 की घात -12 आ गया, ये लिख दिया। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जनरली किसी 1 ग्राम वस्तु के लिए तो अपन इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 10 की घात -3 कर देंगे। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें 5.27 इंटू, अब देखिए अपन इसको पूरा ही हल कर रहे हैं, उसके बाद ही वैल्यू लिख रहा हूँ। आप इसको अपने जब इसको करते हैं तो आप इसको खुद हल करेंगे और हल करके देंगे भी ये वैल्यू किस तरह से आपके आ रही है। तो यहाँ पर ये वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर एक तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ये आ रही है, किसी वस्तु के लिए तो आपकी ये वाला वैल्यू है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए अपन क्या कह सकते हैं इसके आधार पर, अपन ये कह सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसकी स्थिति में अनिश्चितता है वो क्या है आपके यहाँ पर बहुत कम कंपेयर टू वेग की अनिश्चितता में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए इसमें और इसमें, ठीक है, अंतर दिख रहा है कि भाई बहुत कम देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें लगभग ये आपके 58,000 के आसपास आती है। अब यहाँ पर 1 किलोग्राम वस्तु के लिए अपन यहाँ पर बात करें तो इस स्थिति में जो वेग की अनिश्चितता है वो आपके 5.27 × 10 की घात -23 है वो पाई गई। अब क्या कर सकते हैं कि एक तो चीज़ इन दोनों के अंदर कंपैरिजन दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन के लिए और वस्तु के लिए आपका जो डेल्टा V है, वेग है, वेग में अनिश्चितता है वो इसमें अलग अलग आती है। ये जनरली आपको बहुत कम देखने को मिलती है। अब इसके साथ अपन और क्या कर सकते हैं,
कि वस्तुतः अपन किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें कि वस्तु के लिए अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसकी स्थिति और उसके वेग दोनों की जो अनिश्चितताएं हैं वो लगभग क्या है, नगण्य हो जाती हैं। क्या बताया गया है कि अपन यहाँ पर किसी बड़ी वस्तुओं के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? ये तो अपन ने छोटी वस्तु के लिए चीज़ देखा है कि भी इस तरह से हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर बहुत बड़ी वस्तुएं हों तो उसके लिए अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो वेग की अनिश्चितता है और उसकी स्थिति अनिश्चितता है, इसको क्या कर सकते हैं, अपन नगण्य मान सकते हैं। अब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस कारण क्या है कि अपने को ये चीज़ पता चल जाती है कि जनरली भारी वस्तुओं के लिए आपका जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल है, ये तो क्या है कि इसको जो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके द्वारा तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन जब ये किसके लिए एक्सप्लेनेशन हो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन हो तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, उसमें डेल्टा वी और डेल्टा एक्स या फिर अपन इसको ओवरऑल डेल्टा पी कहें, तो इनकी जब वैल्यूज जब नोट की जाती हैं तो क्या बताया गया है, दोनों में क्या पाई जाती है, अनिश्चितताएं पाई जाती है। अगर इसको निश्चित करते हैं ये बदलता है, इसको निश्चित करते हैं तो ये लगातार बदलता है, और ये जो है ओवरऑल वैल्यू आपके h/4 पाई के इक्वलेंट आपको वैल्यू देखने को मिलती है। और उसके आधार पर आज अपन ने इसमें देखा कि भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू यहाँ तक आती है कि बहुत कम देखने को मिलती है आपको ये वैल्यू। इसके अलावा बात करें किसी वस्तु के लिए निकाल रहे हैं तो उसमें इस तरह से आपका जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और जनरली जो बड़ी वस्तुएं हैं उनके लिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है वो क्या है कि आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, चिर समझ सिद्धांत द्वारा आसानी से एक्सप्लेन। जबकि अगर यही इलेक्ट्रॉन के लिए होता तब यहाँ आपको जो डिफरेंस है, अनिश्चितताएं हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी, और ये इससे ज़्यादा देखने को मिलेगी। h/4 पाई के आपके इसके बराबर या इससे अधिक है वो इसमें देखने को मिलती हैं। और साथ में क्या बताया गया है कि बड़ी वस्तुओं में जनरली आपका हाइजेनबर्ग सिद्धांत है वो बहुत कम लागू होता है, क्योंकि वहाँ पर तो दोनों की निश्चितताएं हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों ही निश्चित के वेग और स्थिति दोनों ही क्या कर सकते हैं, बड़े कणों के लिए अपन निश्चित कर सकते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन के जैसे छोटे हल्के कण हैं उनके लिए ये आसान नहीं है। इसके लिए आपकी वेग और उसकी स्थिति लगातार क्या होंगी, बदलती रहती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन में ये किस तरह से स्थितियाँ बदलती हैं, और इसमें साथ में कंपैरिजन भी देख लिया कि भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए किस तरह से है और एक ग्राम वस्तु के लिए किस तरह से हो सकता है, उसके लिए भी अपन ने यहाँ पर काउंट किया और दोनों के अंदर डिफरेंस करने की कोशिश की। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स सब बनाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो है, इससे अपना जो नेक्स्ट सेशन के अंदर आने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें अपन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बात करें तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके जो क्वांटम नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के अंदर एक सवाल आपका चाहे छोटा आए या बड़ा आए उससे रिलेटेड पक्का आता है, और यहाँ से अगर जो सवाल पूछा जाएगा जनरली हाइजेनबर्ग सिद्धांत और उसके अंदर ये कि भी किस तरह से ये होता है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो हैं वो आपके श्रोडिंगर इक्वेशन है उसकी पूछ सकते हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन है जनरली आपके जैसे दे रखा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो समीकरण का जो लास्ट रिजल्ट है वही पूछा जाता है और उससे रिलेटेड नहीं पूछा जाता। तो कल अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हैं वो अपने क्वांटम नंबर्स हैं उसकी बात करेंगे और उससे रिलेटेड अपन जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल था, आई होप कि आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।